गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए और बीए पार्ट सेकंड के इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सचेंज रेट, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट में हमने मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत, विनिमय दर की मांग और पूर्ति का सिद्धांत पढ़ा। उसके बाद में हमने मिंट पावर थ्योरी, टंग क्षमता सिद्धांत का वीडियो बनाकर आप तक प्रेषित किया। आज हम एक नया थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट में जो सिद्धांत चलता है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, यानी क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत, इसे इन्फ्लेशन थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर की स्फीति का सिद्धांत भी कहते हैं। विद्यार्थियों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1920 में स्वीडन के अर्थशास्त्री गुस्टाव कैसल ने किया था और गुस्टाव कैसल का ये कहना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जिस तरह से धातुमान के आधार पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करने की स्थितियाँ संभव नहीं रही और ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया, क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत। और अगर बहुत आसान भाषा में यदि कहा जाए तो क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि दोनों देशों की मुद्राओं के उनके देश के भीतर उस मुद्रा की कितनी क्रय शक्ति या उसको वस्तुओं को खरीदने की कितनी क्षमता है और दूसरे देश में अपने देश के अंतर्गत दूसरे देश की मुद्रा द्वारा कितनी क्रय शक्ति की क्षमता है, उस आधार पर जो विनिमय दर का निर्धारण होता है वह विनिमय दर क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत के अंतर्गत कैसल ने समझाने का प्रयास किया। आप इसको अच्छी तरह से समझें, देखें कि किस प्रकार यह सिद्धांत जो है वह विनिमय निर्धारण की बात करता है। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया 1920 में स्वीडन के अर्थशास्त्री थे गुस्टाव कैसल, उन्होंने ये सिद्धांत दिया और उन्होंने ये बताया कि क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत है जिसमें प्रचलित क्रय शक्ति क्षमता को विभिन्न मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति में हुए परिवर्तन के अनुपात से गुणा करना चाहिए। और उन्होंने इसे एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया कि यदि प्रारंभ में दो मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति समान थी, मान लेते दो देश हैं और उन दोनों देशों की मुद्राओं की जो इंटरनल परचेजिंग पावर है वह बराबर था, परंतु जब एक देश मान लेते हैं इसकी मुद्रा यानी ए या कुछ भी मान लें, इसकी मुद्रा की क्रय शक्ति में 50% की कमी आ जाए, मान लेते हैं कि उस ए देश में यदि उसकी मुद्रा है उसके अंदर ही उसकी परचेजिंग पावर है वो 50% कम हो जाए और जो दूसरा देश भी उसके अंतर्गत यदि उसकी मुद्रा की क्रय शक्ति में 25% कम आ जाएँ तो दोनों देशों की मुद्राओं की विनिमय दर 2:1 हो जाएगी। अर्थात अब देश ए की दो मुद्राएं बी देश की एक मुद्रा के समान होगी। प्रारंभ में क्रय शक्ति के आधार पर दोनों की विनिमय दर, जब दोनों की क्रय शक्ति समान थी तो दोनों की विनिमय दर भी जो है वह 1:1 थी और जब ए देश की विनिमय जो है परचेजिंग पावर 50% कम हो गई और बी देश की 25% कम हुई तो ऐसी देश स्थिति में दोनों की विनिमय दर है वह 2:1 हो जाती है। कैसल ने इस सिद्धांत को पत्र मुद्राओं के विशेष रूप से मुद्रास्फीति के परिणामों के संदर्भ में प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट करना चाहता कि मुद्रास्फीति का विनिमय दर पर क्या प्रभाव हो सकता है। और उन्होंने कहा कि यदि दो देश मान लेते ए और बी के बीच में फ्री ट्रेड है और उनके बीच विनिमय की एक दर स्वयं अपने आप ही स्थापित हो जाती है, यह दर छोटे मोटे उतार चढ़ावों को छोड़कर तब तक अपरिवर्तित बनी रहती है जब तक कि दोनों देशों में से किसी भी देश में मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कैसल ये कहते हैं कि यदि फ्री ट्रेड है तो ऐसी स्थिति में तब तक मुद्रा के मूल्यों में परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उनकी दो परचेजिंग पावर में परिवर्तन नहीं हो अथवा व्यापार पर कोई विशेष प्रभाव या प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। परंतु जैसे ही ए देश की मुद्रास्फीति प्रारंभ होती है यानी उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बी देश की मुद्रा की तुलना में उसका मूल्य है वह कम हो जाएगा। इस प्रकार ये नियम दिया जा सकता है कि जब दो मुद्राओं पर स्फीति का प्रभाव होता है तो पुराने विनिमय दर को दोनों देशों में स्फीति के अनुपात से गुणा करके नई विनिमय दर को प्राप्त किया जा सकता है। यानी जब स्फीति का प्रभाव देखने को मिलता है तो दोनों देशों की विनिमय दर को जो है वह स्फीति के अनुपात से गुणा करके नई विनिमय दर प्राप्त की जा सकती है। इस
समता को क्रय शक्ति क्षमता कहा जा सकता है, क्योंकि इसका निर्धारण विभिन्न मुद्राओं की परचेजिंग पावर क्वोटिएंट जो है, अंश है, उनके अनुपात के आधार पर निर्धारित हुआ है। कैस्टल इसकी परिभाषा देते हुए कैस्टल कहते हैं कि दो मुद्राओं के मध्य विनिमय दर आवश्यक रूप से इन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्तियों के भजनफल पर निर्भर होनी चाहिए। वो क्या कहते हैं कि जो विनिमय दर है वह उन मुद्राओं की आंतरिक जो इंटरनल परचेजिंग पावर है उनकी शक्तियों के भजनफल पर निर्भर होना चाहिए। यदि हम इस तथ्य पर ध्यान दें तो यह आसानी से देखा जा सकता है कि जो कीमत हम मूलतः विदेशी मुद्रा में चुकाते हैं वह ऐसी कीमत है जिसका स्वदेशी बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर एक निश्चित संबंध देखने को मिलता है। कैसल जो है वह आगे ये कहते हैं कि अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा मान वाले देशों की पत्र मुद्राओं का संबंध किसी धातु से न होने के कारण उनकी विनिमय दर स्वर्ण मान वाले देशों की भांति निर्धारित नहीं की जा सकती। यदि उनका संबंध किसी धातु से नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वर्ण मान वाले देशों की भांति विनिमय दर का निर्धारण नहीं किया जाता है, बल्कि उनकी मुद्राओं की क्रय शक्ति को मालूम करके उनकी क्रय शक्ति के अनुपात के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और इसे जो है कैसल ने एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया। वो ये कहते हैं कि उन्होंने इस प्रकार उदाहरण देने का प्रयास किया कि मान लेते हैं कि 1990 में डॉलर और रुपए की प्रचलित विनिमय दर, डॉलर और रुपए की जो विनिमय दर थी वह बताई गई है। मान लेते हैं $1 बराबर 24 रुपये थी। अब यदि किसी कारणवश भारत में जो निर्देशांक है सामान्य मूल्य का जो इंडेक्स है वह 300% बढ़ गया और अमेरिका में उसी अवधि में सामान्य मूल्यों का निर्देशांक है वो 150% रहा, यानी एक विशेष अवधि में भारत का जो सामान्य मूल्य निर्देशांक है वह 300% बढ़ा और अमेरिका में जो है 300 तक बढ़ गया, और अमेरिका में जो है वह यह सामान्य जिसे कहना चाहिए मूल्य निर्देशांक है वह 150 रहा। तो अब जो है विनिमय दर क्या होगी, $1 का मूल्य बराबर रुपए में अंकित $1 का आधार मूल्य, रुपए में अंकित $1 का आधार मूल्य। अब आप देखिए इनटू भारत में सामान्य मूल्यों का निर्देशांक, भारत में सामान्य मूल्य निर्देशांक बटा अमेरिका में सामान्य मूल्य निर्देशांक। तो अब आप देखिए कि जो रुपए की अंकित दर थी वह थी 24, अब इनटू भारत में सामान्य मूल्य निर्देशांक 300 है और अमेरिका में 150 है, तो ये हो गया $1 बराबर अब 48 रुपये के बराबर हो गया। इस प्रकार जो ये डॉलर और रुपए के बीच नई विनिमय दर स्थापित हुई कि दोनों देशों के सामान्य मूल्य निर्देशांक में क्या परिवर्तन आता है उसके आधार पर। फिर इसमें बताया गया है कैसल के अपने सिद्धांत में कि टंकन मूल्य सीमांत क्षमता दर की भांति ही मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता पर आधारित विनिमय दर केवल दीर्घकालीन सामान्य स्थिति पर ही बोध कराती है। यहाँ भी बाजार और अल्पकालीन विनिमय दर सामान्य विनिमय दर की से बहुधा भिन्न होती है और यह अंतर मुख्य रूप से मुद्रा विशेष की मांग और पूर्ति की विषमता का ही परिणाम है। यानी बाजार विनिमय दर और सामान्य विनिमय दर में एक अंतर देखने की बात आती है। जिस सीमा तक बाजार विनिमय दर साम्य दर से भिन्न होगी, ये 2-3 बातें हैं, जिसमें पहला बताया गया है कि वस्तुओं का परिवहन पर शुल्क सहित हो, दूसरा बाजार की दरें, तीसरा बीमा आदि का व्यय, चौथा विदेशी बाजारों में वस्तुओं का विज्ञापन प्रचार व्यय आदि। इन मदों द्वारा निर्धारित सीमाएं
सिक्का बिंदुओं या स्वर्ण आयात और निर्यात बिंदुओं की भांति निश्चित नहीं होती। मिंट पार परचेजिंग सिद्धांत और परचेजिंग पावर पैरिटी सिद्धांत में यही अंतर देखने को मिलता है, जहां मिंट पार पैरिटी में बाजार विनिमय दर दो निश्चित सीमाओं के बीच बदलती रहती है, वहीं परचेजिंग पावर पैरिटी सिद्धांत में ऐसी कोई सीमाएं निर्धारित नहीं होती। उसमें जो है दो सीमाएं बताई गई थी, एक उच्चतम सीमा और एक निम्नतम सीमा, और वह सीमा जो है वह डॉलर के उस पर स्वर्ण के ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के आधार पर जो मूल्य तैयार होते थे, जिसमें एक पर ट्रांसपोर्ट मूल्य कॉस्ट जुड़ जाती थी और एक पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती थी, तो वो दो बिंदु तैयार होते थे। जबकि परचेजिंग पावर पैरिटी में ऐसे कोई सिद्धांत तैयार, यानी वो दो सीमाएं तैयार नहीं होती है। और ये बताया गया है साम्य विनिमय दर से ऊपर या नीचे क्रमशः वस्तु निर्यात बिंदु और वस्तु आयात बिंदु जरूर होते हैं, जो ये स्पष्ट करते हैं कि विनिमय दर इससे अधिक या कम होने पर वस्तुओं के निर्यात या आयात प्रारंभ हो जाएंगे, परंतु दोनों मुद्राओं के बीच विनिमय दर स्फीति दर के अनुरूप ही बदलती रहती है, जिसे हम चलनशील क्षमता या मूविंग पार के नाम से भी पुकारते हैं। और इसे भी यदि आप एक रेखा चित्र के रूप में देखेंगे तो ये दो जो बिंदु है, उन बिंदुओं के रूप बीच में आप यानी दो बिंदु, ये जो है विनिमय दर, जैसे आप कह सकते हैं वस्तु निर्यात बिंदु, और दूसरा है यहाँ पर वस्तु आयात बिंदु, और इनके बीच में जो है वह विनिमय दर है, वह बाजार विनिमय दर, या जिसे आप कह सकते हैं ये इनके बीच जो है ये विनिमय दर की स्थिति बनी रहती है। इसे जो है हम बाजार विनिमय दर या चलनशील क्षमता कह सकते हैं। डॉट डॉट वाली है, यह है बाजार विनिमय दर, और यह जो है गहरी शाही वाली, यह जो है वह चलनशील क्षमता दर है। इस प्रकार इन जो एक सामान्य विनिमय दर की बात आपको बताई गई है गुस्टाव कैसल के आधार पर, इसकी भी कुछ आलोचना है। जैसे इस सिद्धांत के अनुसार केवल मुद्राओं की क्रय शक्ति के आधार पर ही विनिमय दर का निर्धारण किया गया है। वास्तव में उपयुक्त विधि नहीं हो सकती, क्योंकि प्रशुल्क है, विनिमय नियंत्रण है, निर्यात प्रोत्साहन है, आयात प्रतिस्थापन है, आदि अनेक ऐसी नीतियाँ होती है जो विनिमय दर को प्रभावित करती है। इसके अलावा इसकी आलोचना में यह भी कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत क्रय शक्ति को मापने हेतु सामान्य मूल्य निर्देशांक को आधार मानता है। हम ये जानते हैं कि जो सामान्य निर्देशांक के निर्माण में अनेक समस्याएं आती है, और बहुधा सामान्य मूल्य निर्देशांक का जो है उनके परिवर्तन का या उनका सही माप नहीं हो पाता। इसके अलावा आलोचकों ने यह भी कहा है कि यह सिद्धांत घरेलू वस्तुओं व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त वस्तुओं के मूल्यों में कोई अंतर नहीं करता। दोनों में केवल सामान्य मूल्य स्तरों के आधार पर मानकर ही विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार इस सिद्धांत की भी कुछ आलोचनाएं देखने में मिलती है, जो आप अपनी पुस्तक से देख लें। विद्यार्थियों, यह बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, परचेजिंग पावर पैरिटी का सिद्धांत। आप इसे ठीक से समझें। अगर इसमें किसी तरह की परेशानी होती है तो आप फ़ोन करके वापस पूछ लें। धन्यवाद। हम एक नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक आप इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें।